महिलाओं द्वारा पुरुषों का उत्पीड़न किया जा रहा है, क्या ये नहीं लगता है कि अब पुरुष उत्पीड़न संघ का ऐसे सॉफ्टवेयर जो आ गए हैं इसकी वजह से कहीं ना कहीं देखा गया है कि महिलाओं की फोटोज को, उनके वीडियोस को कुछ एडिट करके, और अभी भी लगता है कि कुछ कानून ऐसे हैं जिनमें बदलाव होना चाहिए। नमस्कार, मैं पवन त्रिपाठी कौशल उद्घोष न्यूज के स्टूडियो में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमती अंजू प्रजापति जी, जो कि सदस्य हैं राज्य महिला आयोग की। इनसे मिलते हैं। और अभी इससे पहले जब कोविड काल आया था तो पिछले 2 वर्षों से महिला आयोग बंद चल रहा था, जिसकी अब फिर से अभी इसको खोल दिया गया है। और इनकी टीम बहुत ही एक्टिव दिखाई पड़ती है, हर एक स्तर पर इनसे बात करते हैं। मैडम, जो पहले जो महिला आयोग चलता था, दो साल तक ये बंद रहा, अभी जब ये खुल के दोबारा फिर से खुला है तो क्या अंतर देखने को मिला है? कुछ कुछ परिवर्तन इसके अंदर हुआ है, या आप लोगों ने जो फील किया हो ऐसा कुछ? मेरा सौभाग्य है कि जो पिछला आयोग गठित था, चल रहा था, मैं उसमें भी 2 साल मैंने कार्य किया है। मेरा ये दोबारा से अनुभव है यहाँ पे कार्य करने का। तो पिछले कार्य में भी हम लोगों ने प्रदेश से जिला से लेकर के ब्लॉक स्तर तक काम किया था, और प्रयास ये रहा कि जो महिलाएं वहां से आयोग या लखनऊ नहीं पहुंच पाती, हम उन तक पहुंचे और उनकी समस्याओं का निस्तारण करें। बीच में 2 साल आयोग गठित नहीं रहा, भंग रहा, कुछ कारणोंवश पुनर्गठन उसका देरी से हुआ। तो अभी गठित हुआ है, क्योंकि सारे नए लोग हैं, 3 लोग ही पुराने रिपीट हुए हैं, बाकी सारे नए मेंबर्स हैं, लेकिन सभी के अंदर जोश है काम करने का, और महिलाओं से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं या सरकार की जो योजनाएं हैं वो उन तक पहुंचाएं, ऐसा हमारे अध्यक्ष जी से लेकर के सारे मेंबर्स का प्रयास है, और सभी तहसील और ब्लॉक स्तर पर जाकर के काम कर रहे हैं। ये तो जो ये 2 साल का अंतराल रहा, इसमें शिकायतें तो मेरे ख्याल से रुकी नहीं होंगी, इसमें शिकायतें तो आती होंगी उस समय भी। तो अभी शिकायतों का पूरा बल्क आप लोगों ने जब दोबारा खुला है तो उसके बाद आपको मिला होगा, कैसे इसको मैनेज करते हैं? क्या कार्यप्रणाली? शिकायतें नो डाउट बहुत थी, क्योंकि अब आयोग में कोई भी नहीं था। मेंबर सेक्रेटरी के होने के नाते कुछ जो ऐसे प्राथमिकता वाले केसेस थे, किसी ने आत्मदाह के लिए भेजा या इस टाइप के केसेस थे, तो उस टाइप में उस समय भी संज्ञान में वो लिए गए हैं जब तक मेंबर सेक्रेटरी वहां पर पोस्ट में थी। तो ये बाकी जो नॉर्मल उत्पीड़न है, दहेज इस तरह के केसेस पेंडेंसी बहुत ज्यादा थी। बट अभी 3 महीने से आयोग लगातार कार्य कर रहा है, और जितनी भी पेंडेंसी थी, नंबर ऑफ एप्लीकेशन पेंडिंग थी, उनको डेली का है कि डेली उन पे सम्मन भेजे जा रहे हैं। आज पॉसिबल जिस पे जो सम्मन जाना चाहिए और जैसे निस्तारण होना चाहिए जनपद स्तर पर, उसका प्रयास किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी ऐसा देखा गया है कि आती है, विकास के लिए आती है, और अगर उसका सही उपयोग किया जाए तो बड़ा लाभदायक होती है वो। मगर जैसे AI ऐसे सॉफ्टवेयर जो आ गए हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं देखा गया है कि महिलाओं की फोटोज को, उनके वीडियोस को कुछ एडिट करके और ये सोशल मीडिया पर प्रसारित कर देते हैं, तो उनका इस तरह से उनका उत्पीड़न होता है। इसके बारे में कोई कदम आप लोगों ने कभी या कोई आगे इस तरह का प्रयास किया जा रहा हो इसको रोकने के लिए, या इससे कैसे बचा जाए? इसको एक तो अवेयरनेस सबसे ज्यादा है कि जो हमारा यूथ है, बच्चियां हैं या महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाएं भी इसका शिकार हो रही हैं, क्योंकि आज के टाइम में स्मार्टफोन सभी के हाथ में पहुंच गया है। अगर हमारे घरों में जो काम करती हैं महिलाएं, उनके पास में स्मार्टफोन है, बट उनको हाउ टू ऑपरेट, उन्हें ये नहीं पता है कि इसकी कैसे हमें ऑपरेट करना है। और जब नया फोन लेते हैं तो इस तरह से बहुत सारे लोग वो पूरा एक गैंग बना करके बैठे हुए हैं कि कैसे हमें भोली भाली लड़कियों या महिलाओं को अपना शिकार बनाना है। तो उसके लिए पहले भी कार्यकाल में आयोग में अवेयरनेस होती रही है। जो हम लोग जनपद स्तर तक जाते थे तो स्पेशली ये प्रयास रहता था बच्चियों को स्कूल में ऐसे प्रोग्राम करना और बच्चियों को अवेयर करना, साथ में महिलाएं भी आती हैं तो उन्हें अवेयर करना। आयोग की तरफ से प्रयास ये है कि क्योंकि ये एक स्कैम होता है और ये पर्टिकुलर कोई एक जगह पे नहीं हो रहा है, ये आई थिंक इंडिया के अलावा बाहर से भी ऑपरेट करने वाले हैं। तो ये इसके लिए सरकार, केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार प्रयासरत है, और सफलता मिलेगी, कब तक मिलेगी तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि IT का जो फील्ड है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है। लेकिन आयोग के नाते हम लोगों का प्रयास होता है कि महिलाओं को अवेयर करें, और अवेयर होंगी तो थोड़ा सा रोकथाम तो होगी। भारत सरकार की एक योजना है मिशन शक्ति जी, इसमें हम लोगों ने पहले भी इस पे कुछ बात करी थी, मुद्दा उठाया था, मगर उस समय कुछ उसमें बहुत ज़्यादा
फॉलोअप नहीं हो पाया। ये जो बूथ बनाए गए हैं जैसे महिलाओं के लिए पिंक बूथ बनाए गए हैं, पिंक टॉयलेट्स वगैरह बनाए गए हैं, इसमें कई बार देखा गया है कि स्टाफ की कमी होती है, अक्सर वो बंद रहते हैं और जिससे मतलब जो वो योजना भारत सरकार ने लागू की है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो फुलफिल नहीं हो पाता जी। तो इस दिशा में कुछ कदम उठाए जा रहे हैं कि अपनी ओर से? मिशन शक्ति प्रदेश सरकार की फेज 5 इस समय चल रही है योजना, और उसमें स्पेशली इस योजना को लॉन्च करने का उद्देश्य ये था कि महिलाएं सुरक्षित हो, स्वस्थ हो और स्वावलंबित हो, आत्मनिर्भर हो। और काफी प्रयास भी हुआ है जिसके लिए गवर्नमेंट की सब्सिडी, बैंक से लोन लेना और लघु उद्योग के लिए उनको प्रेरित करना, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण स्वयं सहायता समूह जो ग्रामीण अंचल पर बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं और महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं। मिशन शक्ति का जो एक उद्देश्य था वो फुलफिल हो रहा है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अवेयरनेस बढ़ी है तो महिलाएं अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख पा रही हैं। और शिक्षा, जो हमने कहा, जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, और इसकी जिम्मेदारी सरकार की, प्रशासन की तो है ही, लेकिन समाज की और हर उस माँ बाप की है जिसके घर में लड़की है या लड़का है, क्योंकि हमें दोनों को बराबर शिक्षित करना है। एक बीच में ऐसा रहा है कि बच्चियों को, अगर हमारे पास बजट कम है तो हम बच्ची को नहीं पढ़ाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे, तो बच्ची सरकारी स्कूल में जा रही है और लड़के को हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो ये जो भेदभाव है ये हमें खुद से खत्म करना होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम डायरेक्टली कहीं सरकार पे डाल देते हैं कि सरकार को ऐसा करना चाहिए। सरकार तो योजनाएं भी बनाती है, इम्प्लीमेंटेशन भी करती है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन जो बना है वो एज अ पब्लिक, एज समाज होने के नाते आप हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको हम लागू 100% जब ही हो पाएगा जब हम सब उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानेंगे। और आपका दूसरा प्रश्न क्या था? ये पिंक बूथ और पिंक टॉयलेट वाला, ये अक्सर स्टाफ नहीं मिलता है, बंद रहते हैं। हाँ, ये इवन हमने जब से अभी ये दोबारा आयोग गठित हुआ है और हम सब का भी प्रयास है, और अब इस महीने हमारी जो मंथली मीटिंग हुई, हमारे अध्यक्ष जी ने भी यही कहा। इवन पिंक बूथ और पिंक टॉयलेट जो है अभी आपके लखनऊ में ही संचालित हैं, प्रदेश में अन्य जनपद में नहीं है। लेकिन अभी योजना, हम आयोग के नाते ये योजना बनी है कि प्रदेश में जहां कहीं भी पब्लिक टॉयलेट है, बस स्टॉप है या रेलवे स्टेशन है, या जहां पर महिलाओं की गैदरिंग ज्यादा होती है, तो वो जहां पर पहले से संचालित हैं, तो वो प्रॉपर साफ सफाई हो और वहां पर पानी की सुविधा हो। जिस विभाग का है उस विभाग को आदेश जाएगा कि नहीं, अब पहले तो हम लोग सर्वे कर रहे हैं, हर जनपद में माननीय सदस्य जो जहां से आती हैं वो सर्वे कर रही हैं, उस विभाग को हम नोटिस जारी करेंगे कि आपके यहाँ ये अगर बस स्टॉप में बना हुआ है तो परिवहन विभाग से जवाब मांगा जाएगा कि यहाँ पर बना है तो साफ सुथरा क्यों नहीं है। और जहां पर नहीं बने हैं, हमें लगता है कि नहीं यहाँ पर आवश्यकता है, तो एनजीओ जो हर जनपद में एनजीओ अच्छे वर्क कर रहे हैं, तो उनसे संपर्क करके, या सरकार के द्वारा हमें कोई मदद मिल सकती है, या वहां के एमएलए एमपी जो हैं उनको संपर्क करके अन्य इस तरह से पब्लिक टॉयलेट वहां पर बनवाए जाए, जिससे महिलाएं सुरक्षित और स्वस्थ रहें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उनके स्वास्थ्य की, जो कि अगर गंदा वॉशरूम यूज कर रही हैं तो कहीं ना कहीं वो इन्फेक्टेड होती है। महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, ये पुराने काल से लेकर बहुत पहले से देखा जा रहा है, चाहे वो कन्या भ्रूण हत्या से शुरू होकर दहेज की बलि वेदी पर महिलाएं चढ़ती हैं, रेप ऐसे कांड है, रेप करते हैं, हत्याएं कर देते हैं। सरकारें दावा करती हैं कि हमारे राज्य में अपराधों में कमी आई है। जहां तक हमारा सोचना है, मेरा अपना मानना है, निजी मानना है कि कहीं पर एक बहुत कम डिफरेंस आया हो, ऐसा ही प्रतीत होता है। कहीं कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आया किसी चीज में, चाहे वो महिलाओं पर किसी लेवल का अपराध हो। तो क्या लगता है आपको कि अब इस आवश्यकता प्रतीत होती है कि कानून में कुछ परिवर्तन किया जाए, या कानून, या इतने मामले अदालतों में पेंडिंग है कि जिनकी वजह से इनकी ये कहीं दब के रह जाते हैं? हाँ, पहले जरूरत ऐसी महसूस होती है कि कानून में आमूलचूल परिवर्तन किए जाएं। पहले के सालों में ऐसा रहा है कि कोर्ट को ले लें कि कोर्ट केसेस की पेंडेंसी बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन जब से लोक अदालत शुरू हुई है तो कोर्ट पे बर्डन कम हुआ है और नंबर ऑफ जो केसेस हैं वो तेजी से सॉल्व हो रहे हैं। लेकिन अभी भी लगता है कि कुछ कानून ऐसे हैं जिनमें बदलाव होना चाहिए, क्योंकि अगर उनमें बदलाव होगा तो जो कोर्ट में अनावश्यक रूप से कोर्ट का समय जाता है, शायद उसमें बचत होगी और वो केस निचले स्तर पे ही सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा देखा गया है मैडम कि जो आम आदमी होता है वो
अपने विवाह के बाद अपने परिवार को जब बढ़ाता है तो वो अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से उसको प्लान करता है। मगर ऐसा देखा गया आजकल राजनेता मंच से बयान दे रहे हैं 3 बच्चे पैदा करो, 4 बच्चे पैदा करो। ये इस दृष्टिकोण को आप कैसे देखती हैं कि ये जो बयानबाजी मंचों से चलती है 3 बच्चे 4 बच्चे पैदा करने वाली, इसको किस लहजे से देखा जाता है इसको आप? एक महिला होने के नाते और फिर साथ में महिला आयोग की सदस्य होने के नाते ये बयानबाजी बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी भी महिला का ये उसका खुद का अधिकार है कि वो कितने बच्चा पैदा कर सकती है, कितने बच्चों की अच्छे से परवरिश कर सकती है। महिला कोई फैक्ट्री नहीं है कि वो 5 बच्चे इसलिए पैदा करे कि आपका राजनीतिक भविष्य आगे बढ़ाना है। अगर उसका आप फाइनेंशियल कंडीशन परिवार की और उस महिला की फिजिकल कंडीशन अलाउ करती है, वो स्वतः अलाउ करती है कि नहीं मैं ऐसा कर सकती हूँ, तो करना है। लेकिन कोई भी अगर राजनेता ऐसा भाषण देता है तो सरासर गलत देता है, और महिला को ये अधिकार है, इस बात के लिए वो मना कर सकती है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कौशल उद्घोष न्यूज के प्रधान संपादक अनिल त्रिपाठी जी। हम चाहते हैं कि ये इनके मन में जो भी प्रश्न है जो इसे करना चाहते हैं, जिस हिसाब से आज के युग में महिलाओं द्वारा पुरुषों का उत्पीड़न किया जा रहा है, क्या ये नहीं लगता है कि अब पुरुष उत्पीड़न संघ का भी निर्माण होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, क्योंकि महिलाओं को जो अधिकार और कानून मिले हैं उनकी सुरक्षा के लिए बने थे। क्योंकि एक बीच का टाइम पीरियड ऐसा रहा कि वास्तव में महिलाएं प्रताड़ित थी, आज भी हैं, लेकिन जो उनको अधिकार मिल गए। और जहां अभी एक प्रश्न आया था शिक्षा का, तो महिलाएं शिक्षित भी हुई हैं, बहुत आगे बढ़ी हैं, लेकिन वो शिक्षा का कहीं कभी कुछ जगहों पर दुरुपयोग भी हो रहा है। और शिक्षा का नहीं, हम लोग क्योंकि ब्लॉक स्तर पर जाते हैं तो उन कानूनों का दुरुपयोग उस तरह से हो रहा है कि किसी मतलब पुरुष ऐसा है कोई कि जो पीड़ित नहीं है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन वो मैटर अन्य होते हैं, जमीन का मैटर हो सकता है, अन्य मैटर होते हैं, तो उनको लगता है कि हम ये एलिगेशन लगा करके शायद अपनी प्रॉब्लम, जो हमारी समस्या है या जो हमारा काम है, उसको हम निकाल लें। और जहां तक आपने कहा पुरुष आयोग का, तो पुरुष आयोग का तो जिस तरह से आ रहे हैं तो बिल्कुल बनना चाहिए, और ऐसा शायद सभी लोग प्रयास करेंगे तो होगा ही। लेकिन जहां परिवार, क्योंकि आयोग का बेसिकली कार्य यह है कि परिवार टूटने नहीं पाए, परिवार को बचाना है। तो एप्लीकेशन जो हमारे यहाँ आती है सामान्यतः महिलाओं की ही आती हैं, लेकिन अगर ऐसी किसी पुरुष की एप्लीकेशन आई जो ये चाहता है कि नहीं मेरा परिवार बचा रहे, तो आयोग उस एप्लीकेशन को संज्ञान में लेता है और उसके लिए मीडिएशन का माध्यम आयोग में बुला करके प्रयास भी करता है। और ऐसे कुछ प्रयास हमने किए भी हैं कि उनका परिवार बचा है। तो मैं ये कह सकती हूँ कुछ प्रतिशत हम लोगों का प्रयास है कि जो पीड़ित पुरुष हैं उनको हम लोग निजात दिलाएं। हमारे साथ ऑडियंस में जो लोग बैठे हुए उनमें से आप से जो लोग भी चाहें मैडम से सवाल पूछ सकते हैं, जो आपकी जिज्ञासा है वो आप पूछ सकते हैं मैडम से। नमस्कार मैम, जैसा कि कहते हैं कि एक महिला सिर्फ एक परिवार को ही नहीं पूरी एक पीढ़ी को शिक्षित बनाती है, तो क्या हमारी सरकार द्वारा गठित आपके महिला आयोग में, जिसकी आप एक माननीय सदस्य हैं, उसके द्वारा इस आधी आबादी को 100% शिक्षित करने का कोई संकल्प लिया गया है, या हम पिछली सरकारों की योजनाओं पर ही निरंतर चलते रहेंगे? धन्यवाद। वैसे तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, बट हाँ, संकल्प आयोग के नाते अभी एक तो अभी कुछ जगहों पर है, जैसे हमारे पास श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर कुछ जनपद हैं जो हम लोग देख रहे हैं, वहां पर बाल विवाह बहुत है। अभी भी आज की डेट में बाल विवाह है, बाल विवाह होने के आज भी है। मैं बहराइच और बलरामपुर जनपद मेरे ही पास है, मैं दोनों ही जनपदों में जा चुकी हूँ, भी फिर जाने वाली हूँ। बाल विवाह का वहां पे एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक तो आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम उनके पास नहीं है, ना तो उनके पास खेती है और ना ही कोई इंडस्ट्री है वहां पर, तो उसकी वजह। और दूसरा, वहां पर अशिक्षा होने की वजह से बच्चियां जो है सुरक्षित नहीं है, तो माँ बाप को ये लगता है कि हम शादी कर देंगे तो हमारी बच्ची सुरक्षित हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है कि बच्ची जिससे वो शादी करते हैं वो लड़का, क्योंकि वहाँ सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, कमाने के लिए बाहर चला जाता है, दुबई चला जा रहा है या लुधियाना चला जा रहा है, जो वहां से कनेक्टिविटी है, तो उसकी वजह से वो महिला तो घर पे फिर अकेली रह गई, तो वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित होती है। तो सबसे मेन है कि अशिक्षा जो है, तो आयोग के नाते भी हमारा प्रयास है कि वहां पे जो भी, इसलिए डीएम या
वहाँ पे DIS होते हैं, बेसिक शिक्षा के लिए BSA होते हैं। तो हर बार जब भी हम जनपद में जाते हैं उनको बुला करके उनके स्कूलों का सर्वे करना, नंबर ऑफ जो वहाँ पे स्टूडेंट्स से कितने हैं और कितने डेली आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं तो उनकी ना आने की वजह क्या है। चुनाव के दौरान एक BLO घर घर जाता है पर्ची काटने, क्या उसी प्रकार घर घर हमारी बिटिया पढ़ सके, ऐसा कोई सरकार कोई कर सकती है? नहीं, ऐसा सरकार अभी हम चुनाव आप भी आयोग, चुनाव भी आयोग, दोनों आयोग है ना, हमारी बेटी पूर्णतः हो शिक्षित, इस तरह का कोई संदेश आपके आयोग द्वारा? हमारे आयोग द्वारा ये संदेश बिल्कुल सरकार के लिए भी जाएगा और जनता के लिए भी है कि हमें खुद से अवेयर होना। सरकार तो प्रयास कर ही रही है, सरकार ने योजनाएं भी बहुत सारी चलाई हैं। सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक जो है, जो सरकार की योजनाएं हैं वो जनता तक अभी तक पहुंची नहीं है, जनता को पता नहीं है। तो आयोग के साथ साथ मैं आज सभी से आग्रह करूंगी, जो योजनाएं हैं आप उनके बारे में जानें और वो जनता तक पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि हम सभी तो कर ही रहे हैं। अगर जो आपको योजनाएं पता चल रही हैं, चाहे शिक्षा को लेकर हो या अन्य सुविधाओं को लेकर हो, वो खुद भी जाने और जनता को अवेयर करें। तो आप थी श्रीमती अंजू प्रजापति जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद। इन्होंने आज हमारे सवालों का जवाब दिया। हमारे साथ जो ऑडियंस मौजूद है उनके सवालों का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हमको समय देने के लिए। अखिल त्रिपाठी के साथ पवन त्रिपाठी, कौशल उद्घोष न्यूज, लखनऊ।